हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कवर करेंगे, जिसमें भी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे पास, जैसे सीएजी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसको हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट भी हम रिवाइज करेंगे, यूपीएससी के जो ऑप्शन होते हैं उसको भी एनालाइज करेंगे, ताकि यूपीएससी जो ऑप्शन में ट्रैप सेटअप करता है उसको समझते हुए चलें, ताकि फ्यूचर के क्वेश्चन को इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाए और करेक्टली मार्क कर पाए। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें यूपीएससी के सिलेबस को, स्पेशली पॉलिटी को, हम चैप्टर चैप्टर वाइज पीआईक्यू के द्वारा कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे, जिससे हमारे एक तरह से एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन भी हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। विथ रेफरेंस टू द इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, तीन स्टेटमेंट दिया आपने, देखिए इसमें पूछ सबसे पहले ये पढ़ते हैं, क्वेश्चन के बाद हमें सबसे पहले पूछा क्या, ये पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव वेर एस्टेब्लिश एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, तीन बॉडी दिया है, उसमें पूछा है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से एस्टेब्लिश हुआ, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब पहला देखे, इंटर स्टेट काउंसिल। क्या हमें पता है ना, 263 आर्टिकल 263 में क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल ठीक है, तो पहला ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, फिर देखिए ओनली वाला है, तो इसमें याद रखना ओनली में ये नहीं दिया कि सिर्फ पहला ठीक है दूसरा ठीक है, इन तीनों से कितने स्टेटमेंट ठीक है, तो only एक स्टेटमेंट ठीक है या दो स्टेटमेंट या इस तरह से, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये याद रखना है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये हमें पता है ना, ये तो क्या है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये तो स्टेचुटरी बॉडी भी नहीं है। ठीक है, ये खाली हमारे एग्जीक्यूटिव के रिजोल्यूशन से हुआ है। ये हमारा जो सिक्योरिटी रिलेटेड इशू रहते हैं कंट्री में, उसके लिए एक हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी का काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल क्या है, हमें पता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है उसके द्वारा जो जनरल काउंसिल बनाए गए थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा स्टैचूटरी बॉडी, स्टैचूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैचूटरी बॉडी, नॉट की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर ओनली वन, ओनली वन। ठीक है, ठीक है, ये हमने आपको रिवीजन के स्लाइड दे दिया है, आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं इफेक्टली। हमेशा ये आर्टिकल भी याद रखना, 263 हमेशा याद रखना क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का क्या मतलब ही क्या होता है, वही इफेक्टिव कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, जो स्टेट स्पेसिफिक जो ग्रीवांस है उसको रिड्रेस करने के लिए, है ना, बहुत सारे सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशनशिप होता है, उसमें जो भी हमारे पास कंस्टेंट आते हैं, जो भी चैलेंजेज आते हैं, उसको इस प्लेटफॉर्म पे हम ले आके एड्रेस करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये जो फॉर्मली एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन द्वारा, प्रेसिडेंट के रिजोल्यूशन द्वारा, और ये सरकारिया कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, सबसे पहले करेक्ट आंसर पूछे हैं। ठीक है, क्या मार्क करना है ये देखना। अच्छा, चार स्टेटमेंट दिए हैं, हमें मार्क करना है सही ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें ये ऑप्शन में क्या दिया है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए चार ऑप्शन में तीन तो बिल्कुल ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है, बस एक गलत है। ठीक है, अगर हमें बाकी सारे फैक्ट नहीं पता, सिर्फ एक आइडेंटिफाई कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। और हमेशा याद नहीं रखने लेना कि इतने रुपए का फंड अलॉट हुआ था या इतने रुपए का, नहीं, हमें मोटा-मोटा प्रोविज़न याद रखेंगे, उसी से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम क्या कहते हैं ना, जो भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग भी, लॉजिकल एप्टीट्यूड भी टेस्ट होता है, नॉलेज के साथ साथ ये स्किल भी टेस्ट होता है, तो ये याद रखना है। तो ये मोर और लेस उसी का टेस्ट है। ठीक है, तो देखिए क्या है, 15 फाइनेंस कमीशन के याद है, 15 फाइनेंस कमीशन का हमें पता है ना, चेयरमैन थे एन के सिंह, और ये हमारे 6 साल के लिए दिए थे, 2020 से लेके 2021 तक, और 2022 से लेके 2026 तक, ये हमारा रिकमेंडेशन था इनका। ठीक है, 6 ईयर के था, इसमें कोविड आ गया था बीच में, ये तो याद ध्यान रखना है। क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट ऑफ इतना 4,800 करोड़ फॉर द फ्रॉम द ईयर 2022 टू 2025 फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट टू एनहांस एजुकेशनल आउटकम। हो सकता है, हमें नहीं पता ये स्टेटमेंट, हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत हो। ठीक है, 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद द स्टेट। जितने भी सीरियस स्टूडेंट होते हैं उनको पता है कि जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन होता है, 14th फाइनेंस कमीशन कितना टैक्स डिवॉल्यूशन किया था, 42%। जो डिविजन पूल ऑफ टैक्सेस है उसमें 42% उसने स्टेट का शेयर किया था। लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था, भैया 41%, 41%, 41% क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट था, स्टेट से यूटी बना दिया गया, तो यूटी गए तो इसलिए सेंटर को 1% ज्यादा दिया गया था। मोरलेस देखेंगे तो इफेक्टिवली बराबर था 14 फाइनेंस कमीशन में जो डिवॉल्यूशन था।
ठीक है, तो ये याद रखना है। इसमें 45% नहीं था, 41% था। देखिए दूसरा गलत हो जाएगा, देखिए दूसरा गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें बाकी स्टेटमेंट जानने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं। ये 45,000 crore आर टू बी केप्ट एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर स्टेट टू कैरिंग आउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म। बिल्कुल ये भी ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी दिया था, एजुकेशनल आउटकम के लिए भी कुछ ग्रांट किया था। इट री इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट, यस बिल्कुल ये दो, एक होता है हमारा टैक्स एफर्ट होता है, एक टैक्स एफर्ट होता है, और एक होता है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। ये है, ये कुछ नए क्राइटेरिया थे जोड़े गए थे, हम आगे देखेंगे इसको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। और हमेशा याद रखना है कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन क्या है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है आर्टिकल 280 में। ठीक है, कौन प्रेसिडेंट सेटअप करता है, प्रेसिडेंट सेट करते हैं, किस लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। फंक्शन क्या होता है इसका, वही जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सल है कहा जाता है ना, ये क्या कहते हैं फाइनेंस कमीशन, ये होता है बैलेंसिंग व्हील होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग व्हील होता है, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। हमें पता है कि जैसे जो टैक्स का जो डिवीजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल आर्टिकल 246 में देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टैक्सेस है यूनियन में रखे गए हैं, और जो स्टेट और जितने भी मोस्टली फंक्शन है वो स्टेट को दिए गए हैं। जैसे देखेंगे पब्लिक ऑर्डर, पुलिसिंग, हेल्थ, ये सब स्टेट के अंडर में आता है, एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर आता है। लेकिन जितने भी टैक्स देखेंगे, जितने भी बोएंट टैक्स हैं, जितने भी इफेक्टिव टैक्स हैं, वो यूनियन के दे रहे हैं। तो वो बैलेंस हमारा फिजिकल, हमारे क्या है, आप इसी स्टेट को फंक्शन ज्यादा परफॉर्म करना है, फंड उनके पास रहेंगे नहीं तो वो करेंगे क्या। तो इसीलिए फाइनेंस कमीशन का एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि वो इफेक्टिवली जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स रहता है, मतलब सेंटर जो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से सेंटर स्टेट को भी एलोकेट होते हैं। तो वो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। एक होता है, फिर एक वर्टिकल डिवोल्यूशन हो गया, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में किस फार्मूले की तरह जाएगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। और किस तरह से कुछ ग्रांट इन एड होता है, ग्रांट इन एड हमारा कैसे को फार्मूले का, ग्रांट इन एड का फार्मूला क्या होगा हमें पता है ना। जैसे आर्टिकल 275 होता है, आर्टिकल 275 क्या होता है, ये स्टैट्यूटरी ग्रांट होता है। ये किस बेसिस पे ग्रांट होगा, ये फाइनेंस कमीशन तय करता है। ये ठीक है, ये याद रखना है। इस तरह से मोटा मोटा वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है, ग्रांट इन एड का फार्मूला। और भी कोई मैटर जिसको बोलते हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस, और भी कोई मैटर जो प्रेसिडेंट उनको रेफर करते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस में, वो मैं देखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको इतनी सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है उसमें, हाउ मेनी मेंबर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो कंसीडर फॉलोइंग, 4 ऑर्गेनाइजेशन दिया है, उसमें पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है। देखिए द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, पहले तो क्या था, ये स्टेचुटरी बॉडी था, 1993 में वगैरह में स्टेब्लिश हुआ था। लेकिन हमें पता है ना 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा ये दिया गया, किसमें, अंडर आर्टिकल 338 बी में, 338 बी में। हमें पता है ना 338 है हमारा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, 338 बी है, हम 338 ए हमारा हो गया नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब है। तो 338 में इसको दर्जा दिया गया, किसमें, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, बिल्कुल ठीक है, तो पहला ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट का जो एक्ट है उससे बनाया गया है, 1993 वगैरह में स्टेब्लिश हुआ है। तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए ओनली हुआ है। ठीक है, नेशनल लॉ कमीशन, हमें तो पता है ना लॉ कमीशन क्या है, इधर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, तो कोई ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर्म करती है गवर्नमेंट को लीगल मैटर पे एडवाइस देने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना, ये नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन आप पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन आप देखते हैं ना, बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्री वाले बहुत सारी फ्रॉड क्लेम कराते रहते हैं कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए, हमारे यहाँ से कुछ फ्री क्यों मिल जाते हैं। तो देखते हैं एनसीडीआरसी उस पर क्या करता है, बहुत सारे उनको फाइन लगाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहले नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में क्या हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो 1986 वाला उसमें बना था। फिर 2019 में नया एक्ट से रिप्लेस हुआ था, उसमें भी इसको स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया है। तो ये याद रखना है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या हो जाएगा, ओनली वन ऑप्शन। ठीक है, ओनली वन ऑप्शन।
ठीक है? इसी तरह से आपको बाकी की बॉडी भी रिवीजन करते चलता है, ठीक है? तो हमने देखिए एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पढ़ा, लॉ कमीशन के बारे में पढ़ा, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन के बारे में पढ़ा, ठीक है? तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे और ये हमेशा याद रखना है कि इसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल याद रखना है, अंडर 02 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है और इसका क्या मैंडेट है ये याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 23 का क्वेश्चन है अगर देखें 4-5 इस तरह का स्टेटमेंट दिया है इसमें देखिए सबसे पहले ये पढ़ना है क्या पूछा क्या है क्या दिया है फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवॉल्यूशन द 15 फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द एबव क्राइटेरिया अदर देन द पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी देखेंगे फाइनेंस कमीशन है उसमें मोटा मोटा 3-4 तो कॉमन रहते हैं जैसे हमने पता है एक एक वर्टिकल डिवॉल्यूशन करते हैं हमें पता है फाइनेंस कमीशन क्या करते हैं कुछ वर्टिकल डिवॉल्यूशन सेंटर से स्टेट में कितना जाएगा इसको वर्टिकल कहते हैं तो हॉरिजॉन्टल होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कितना जाएगा तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं कुछ क्राइटेरिया होते हैं तो वही पूछा है तो हमें पता है जैसे कि कुछ तो कॉमन होते हैं जैसे कि हमारा इनकम डिस्टेंस हो गया ठीक है इनकम डिस्टेंस हो गया दूसरा हमारा पॉपुलेशन वहाँ का जितना होता है फिर हमें एरिया होता है ये सब कॉमन होते हैं कुछ देखेंगे कुछ स्पेसिफिक कुछ जोड़ दिए जाते हैं देखिए देखिए 14th ने कुछ जोड़ा कुछ 15th ने जोड़ा अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन है ना जो अरविंद पनगड़िया द्वारा बनाया गया था उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है तो ये भी हमें बहुत इस साल बहुत इम्पोर्टेंट है फिर प्री के लिए मेंस के लिए आगे कम से कम अगले 2-3 साल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा तो पता होना चाहिए 15 16 फाइनेंस कमीशन का नया क्राइटेरिया क्या जोड़ा है ठीक है तो इसमें ये क्या दिया 15 फाइनेंस कमीशन का तो हमें याद है कि हमने बताया था कि 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस लिया था उन्होंने पहले क्या था 14 फाइनेंस कमीशन पॉपुलेशन में दोनों पॉपुलेशन का डेटा लेता था 1971 भी डेटा लेता था तो 2011 का भी डेटा लिया था लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने पूरा का पूरा इसका 2011 का डेटा लिया था, इसका डेटा नहीं लिया था। तो अब हमने बताया था ना बहुत सारे सदर्न स्टेट हैं, तो उनका पॉपुलेशन कम हुआ है, तो उनको इंसेंटिवाइज़ करने के लिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जोड़ा गया था, ठीक है? तो ये भी ठीक है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी बिल्कुल ठीक है। फॉरेस्ट सिर्फ 14 फाइनेंस कमीशन ने सिर्फ फॉरेस्ट जोड़ा था, तो इकोलॉजी नहीं था। तो इकोलॉजी बहुत ब्रॉड होता है ना, फॉरेस्ट के अलावा भी और भी जो है रिस्टोरेशन होते हैं। तो फॉरेस्ट इकोलॉजी दोनों जोड़ा तो ये भी ठीक है। दूसरा गवर्नेंस रिफॉर्म ऐसा नहीं है कोई गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं है ऐसा कोई स्टेबल गवर्नमेंट ऐसा कोई चीज़ें होता नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट क्या होता है? तो वो सब्जेक्टिविटी है। टैक्स और फिस्कल एफर्ट ये बिल्कुल ये टैक्स और फिस्कल एफर्ट जोड़ा था। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी उस साल और आगे इस साल के लिए 16 फाइनेंस कमीशन क्राइटेरिया और 15th और 16 के बीच में जो कंपेयर है आपको पता होना चाहिए कि नया क्या ऐड हुआ है। उस साल क्या था आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? ये हमने दे दिया है आपको रिवीजन करने के लिए। देखिए यही है, देखिए पॉपुलेशन क्या है 60 71 को नहीं लिया ये इम्पोर्टेंट था और हमें 11 का पॉपुलेशन लिया था उसके बाद ये हमारे पास डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है ना टैक्स और फिस्कल एफर्ट देखिए ये 2 नया क्राइटेरिया जोड़ा है और ये पॉपुलेशन में हमारा ये तीनों चीज़ें हमें उस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसे 15th और 16th का जब कंपेयर करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे और आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन में नया-नया क्राइटेरिया क्या-क्या जोड़ा गया है। कौन-कौन सा पुराना क्राइटेरिया को डिसअवे कर दिया गया है, डन अवे कर दिया गया, क्या कौन-कौन सा नया हमारा क्राइटेरिया जोड़ा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे 16 में देखेंगे तो टैक्स और फिस्कल इफेक्ट हटा दिया गया है। अब इसमें क्या है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का मतलब कि कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी जितने भी उनके जो ओवरऑल जो जीडी स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ओवरऑल नेशनल जीडीपी में उसको जोड़ा गया क्राइटेरिया तो ये हटा दिया 16 फाइनेंस कमीशन में। इस तरह कुछ याद रखना है आपको, ठीक है? तो यार चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 का क्वेश्चन क्या दिया अगेन करेक्ट पूछा 2 स्टेटमेंट दिया करेक्ट पूछा किस पे अच्छा अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन है ठीक है तो हमें पता है अटॉर्नी जनरल क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है किसमें आर्टिकल 76 में ये क्या होता है ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ये अपना पद ग्रहण करते हैं ये होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं ठीक है इनको सारे कोर्ट में इनके पास हियरिंग की पावर होती है इनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी होते हैं ठीक है तो इतना ध्यान रखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं ठीक है क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देखिए दोनों क्वेश्चन दिया है अटॉर्नी जनरल के बारे में सिर्फ नहीं पूछा है एसजीआई के बारे में पूछा है एजीआई के बारे में पूछा है आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऐसा है क्या नहीं सॉलिसिटर जनरल का नहीं है भैया अटॉर्नी जनरल का है ये याद रखना है आपको ठीक है तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट According to the Constitution of India, the Attorney General of the India submit his resignation when the government which appoint his resign. ऐसा है क्या?
ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। हमें पता है ना, जैसे इस तरह कोई चीज़ें आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं है। ये क्या एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है। एक्चुअली जब भी क्या होता है कि ये प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट से ये पद ग्रहण करते हैं, तो प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होता है, जब कोई न कोई नया, मान लीजिए करंट गवर्नमेंट रिज़ाइन कर दी है, कोई नया गवर्नमेंट फ़ॉर्म करती है, तो वो चाहती है कि उनके लॉ ऑफिसर जो उनके एडवाइज़र हैं वो नए हों। तो मोस्टली क्या करते हैं, वो भी रिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है? नाइदर वन नाइदर टू, हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमेशा याद रखना है कि सिर्फ़ एजीआई जो होते हैं उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है, मतलब कि उनको पार्लियामेंट में स्पीक कर सकते हैं, पार्लियामेंट में किसी मेंबर कमिटी के मेंबर होते हैं, उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी प्राप्त होता है, ठीक है? लेकिन सॉलिसिटर जनरल को नहीं होता है, ये याद रखना। ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, उनको भी क्या होता है, ये सब सारे राइट होते हैं, ठीक है? तो ओनली ऑफिसर नहीं होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है? एक वो मिनिस्टर होते हैं, तो इसलिए याद रखना है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर डी इसका हो गया है कि नीदर वन नाइदर टू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएँगे, ठीक है? आप यहाँ पढ़ सकते हैं, हमें ये दिया है कि इनके पास अटॉर्नी जनरल के पास होता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के डज़ नॉट ये इसके पास नहीं होता है, ठीक है? ये याद रखना है आपको। ऐसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, फिर उसमें होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल को एडवाइज़ करने के लिए बहुत सारे ये होते हैं। ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, तो गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर की लंबी लिस्ट है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ ऑफिसर है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ये हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इन्हीं को सिर्फ प्रिविलेज होता है, ठीक है? बाकी सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में ज़िक्र भी नहीं है, ये याद रखना है आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 15 का क्वेश्चन क्या दिया है अगेन? करेक्ट मार्क करना है। सबसे पहले ध्यान रखना, करेक्ट मार्क करना है, ठीक है? विथ रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन, कितने सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है? आपको हमेशा याद रखना है। देखिए 14th के बारे में पूछा है, इट हैज़ इंक्रीज़ द शेयर ऑफ द स्टेट इन सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम 32% टू 42%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ेंगे फिस्कल फेडरलिज्म, जब आप पढ़ेंगे हमारे पास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि ये जो गवर्नमेंट आई थी 2015 में, उसी समय 15th फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, उन्होंने 14th फाइनेंस कमीशन का उन्होंने रिपोर्ट एक्सेप्ट किया। 32% से सीधे डायरेक्टली 42% जंप हुआ, लगभग 10% का जंप हुआ वर्टिकल डिवोल्यूशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसलिए क्या कहते हैं ना कि हमारा जो कोऑपरेटिव रिलीजन के लिए बहुत बड़ा स्टेप था गवर्नमेंट का, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इट हैज़ मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, ये देखिए उस साल अगर उस साल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था ये, लेकिन इसमें क्या हुआ था, फाइनेंस कमीशन सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट कर सकता है, लेकिन इस इन्होंने क्या किया था, जैसे 32% से सीधे 42% कर दिया था, तो 32% तक कर दिया, तो उन्होंने फिर सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट को डन अवे कर दिया था। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट क्या होता है, वो होता है ना टाइड फंड होता है, जैसे कुछ सर्टेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, कंडीशनल ग्रांट होता है वो। तो अगर कुछ कंडीशनल ग्रांट होता है तो उसको डन अवे कर दिया। तो ये क्या होता है, इनका इनका क्या कहता ना था 14th फाइनेंस कमीशन थी कि इससे इन स्टेट का जो फिस्कल स्पेस है वो कर्टेल होता है। स्टेट का फिस्कल स्पेस कर्टेल होता है। इसके स्टेट के पास जो है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन होता था मैक्सिमम, वो अनटाइड होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है? जिससे हमारा ओवरऑल इफेक्टिव तरह से अपने अपने स्तर पे फंड का यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट को उन्होंने मना किया था, तो ये गलत हो जाएगा, तो ओनली वन ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? ये सही है। यह स्टेटमेंट आप ये देख सकते हैं, 14th फाइनेंस का ये क्या हुआ था, इन्होंने स्पेशली इसी के टाइड जो फंड है, टाइड ग्रांट है, उनको उन्होंने मना किया था, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट को मना किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है आपको पता होना चाहिए। जिसे इसके कौन चंद चेयरमैन थे, 14th फाइनेंस कमीशन के डॉक्टर वी.आई.बी. रेड्डी थे, 15 के कौन से थे, एन.के. सिंह थे, ठीक है? और इसके 16th फाइनेंस कमीशन के कौन थे, अरविंद पनगड़िया, ऐसे ही आपको याद रखना है सारे। और हमने देखा था कि इन तीनों के कंपेयर आपको याद रखना है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? 4 स्टेटमेंट दिया, अगेन करेक्ट पूछा, 2013 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्या दिया है? अगेन अटॉर्नी जनरल पे इंडिया पे क्वेश्चन है, ठीक है? एजीआई पे क्वेश्चन हमने देखा था ना, पिछले क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 76 में इनका जिक्र है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है? क्या है? टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल इनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है, किसी भी प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, उनकी कमेटी वगैरह में भी बन सकते हैं, ठीक है? बी ए मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल ये क्योंकि इनके पार्लियामेंट की प्रिविलेज होता है, ये किसी कमेटी के मेंबर भी हो सकते हैं, बिल्कुल। स्पीक इन द लोकसभा, बिल्कुल ये स्पीक लोकसभा, राज्यसभा, किसी कमेटी में सब बिल्कुल बोल सकते हैं। वोट इन द लोकसभा, देखिए यही ट्रैप था, हमें क्या है, वोट सिर्फ वही दे सकता है किसी हाउस में जो उसका मेंबर है। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर भी अगर राज्यसभा के मेंबर हैं,
तो अगर मान लीजिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोट भी नहीं कर सकते, याद रख रहे हैं, वो स्पीच दे सकते हैं अपना, ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगर मान लीजिए राज्यसभा के मेंबर हैं, तो बजट पे वोटिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो ये याद रखना है आपको। जो सिर्फ मेंबर है उस हाउस का, वही उनको सिर्फ वोटिंग राइट होता है। अटॉर्नी जनरल को वोटिंग राइट नहीं होता, बाकी सारे हियरिंग का राइट, ठीक है, कमेटी के मेंबर होने का राइट, इस तरह का राइट होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का राइट, ये सब होता है। और ये सिर्फ अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल को नहीं था, हमने पिछले वाली स्टेटमेंट में देखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, या आप स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। 13 के क्वेश्चन अगेन क्या दिया है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट मार्क है, 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी डज नॉट, सबसे पहले इसको अंडरलाइन करने, क्या पूछा है? नॉट पूछा है, तो इसमें 3 ऐसे बॉडी, मतलब 3 बॉडी दिया है, इसमें पूछा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसका मतलब कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो हमें पता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, ये क्या है? ये भी तुम्हारा एग्जीक्यूटिव बॉडी था, प्लानिंग कमीशन के जैसा था, ठीक है, हमें पता है फाइनेंस, ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन करते हैं, प्लानिंग कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन का जो फाइनल जो ड्राफ्ट होता है, ये यहाँ पे अप्रूव होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें प्राइम मिनिस्टर और डिफरेंट डिफरेंट राज्यों के जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो ये गलत हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन ये भी बताया कि एग्जीक्यूटिव बॉडी था, ठीक है, और इन्हीं को रिप्लेस करके नीति आयोग बना है, वो भी हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी था। एग्जीक्यूटिव मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ टर्म याद रखना है आपको। जोनल काउंसिल हमने देखा था, स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन 1956 में बने थे, ये क्या थे? स्टेट, तो ये क्या हो गया? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई जिक्र नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल तो था, इंटर स्टेट काउंसिल अंडर टू आर्टिकल 263 में, ये क्या है? ये हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, लेकिन जोनल काउंसिल नहीं है, ये याद है, दोनों का फंक्शन मोर और लेस सेम होता है, लेकिन दोनों में यही डिफरेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे नहीं है, देखिए ये मार्क करना है, कौन से नहीं है, तो सारे नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, जो किसी लॉ के द्वारा बनाया गया पार्लियामेंट को, वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगा। ये दोनों भी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, स्टैट्यूटरी भी नहीं है, उसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी बोला जाता है, तो नॉन स्टैट्यूटरी बोला जाता है, तो इस तरह कुछ टर्म है, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो बिल्कुल अलग होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से उसको कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसा कोई बॉडी हम बना ही नहीं सकते जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। सुप्रीम कोर्ट उसको स्टेप डाउन करेगा, क्यों? कि आर्टिकल 13(3) में उसको, उनके पास राइट्स है ना, कोई भी ऐसा बॉडी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, लेजिस्लेटिव ऑर्डर हो, अगर कोई पार्लियामेंट के सिटीजन के पार्लियामेंट्री राइट को ब्रीच करे, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई हो ही नहीं सकता था, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का मतलब समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगेन अटॉर्नी कितना अच्छा, सीएजी पे क्वेश्चन देखिए, सीएजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसमें? आर्टिकल 148, हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक हमारा उसमें जिक्र है इसका, ठीक है। और हमें पता है सीएजी का जो ऑफिस हम लोग कहाँ लिया गया है? यूके से लिया गया है। कुछ डिफरेंस है हमने देखेंगे इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है। In India, other than ensuring the public fund are used efficiently and for intended purpose, इनका मेन पर्पज यही होता है, जो पब्लिक फंड है वो इंटेंडेड पर्पज के लिए भी हो और इफिशिएंटली भी यूज हो, ठीक है, इनका फंक्शन है। तो इसमें पूछा है कि अदर देन दिस फंक्शन व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द, है ना, तो इसका इंपॉर्टेंस, सीजी ऑफिस का इंपॉर्टेंस क्या है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, क्या है? करेक्ट मार्क करना है, ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिया, उसमें करेक्ट मार्क करना है। क्या है? सीएजी एक्सरसाइज एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंस, ऐसा है क्या? हमें पता है एक्सचेकर कंट्रोल का मतलब क्या होता है। एक्सचेकर कंट्रोल की ये होता है कि सीएजी के पास मनी को विड्रॉल करने से पहले पावर हो, जैसे कोई भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से या सिर्फ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर मनी विड्रॉल हो, तो सीएजी के पास ऐसा पावर है। हमें पता है ना, सीएजी के पास एक ये पावर नहीं है, एक्चुअली मिसनोमर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, लेकिन अब कंट्रोलर फंक्शन ये नहीं परफॉर्म करता है, ठीक है। तो एक्सचेकर कंट्रोल नहीं करता, यही डिफरेंस है। यूके में तो है, कोई भी अगर कोई भी हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यूके से अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से अगर कोई पैसा निकालेंगे, तो उसमें से हमारा ये जो सीएजी का रिकमेंडेशन या सीएजी का अप्रूवल मस्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? पोस्ट फैक्टो अप्रूवल होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? पैसे जब विड्रॉल हो जाते हैं, तो उसको जांच करता है कि उस जो विड्रॉल हुए हैं इंटेंडेड पर्पज के लिए हुए, वैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज हुए कि नहीं, ठीक है, लॉफुली हुए कि नहीं, ये सब देखता है, पहले नहीं देखता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो पहला गलत हो जाएगा, देखिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा स्टेटमेंट हम एग्जाम में पढ़ेंगे नहीं कि दूसरा ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं।
सीएजी रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट आर प्रोग्राम बाय द मिनिस्टर आर डिस्कस बाय पब्लिक अकाउंट कमिटी। बिल्कुल हमें पता है ना, जो सीएजी का रिपोर्ट, सीएजी को कहा जाता है, ये क्या है, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड कहा जाता है किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो पब्लिक अकाउंट में बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी हमने देखा था, तो सीएजी की रिपोर्ट कहीं पब्लिक ये डिस्कस करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो अब दूसरा क्या है, ऐसे एक होता है पब्लिक ये क्या होता है, पब्लिक कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। तो सीएजी का रिपोर्ट जो होता है पीएसयू के ऊपर वो देखती है, ठीक है, तो ये दो इस तरह से इसको भी याद रखना है, इसका मेन फंक्शन ही यही है। दूसरा ठीक है, आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएजी रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यस टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंस। बिल्कुल ठीक है, यही कोल स्कैम, हमारे पास 2G स्कैम, हमारे पास कॉमनवेल्थ स्कैम है, सीएजी इसके रिपोर्ट से ही तो पब्लिश हुआ था। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कंट्री में, वो सीएजी रिपोर्ट के ग्राउंड पे पब्लिक जो हमारे पब्लिक फाइनेंस को जो मैनेज करते हैं उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। ठीक है, तो ये दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कौन-सा? ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर निकल आएगा, हम चौथा पढ़ेंगे नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है? लेकिन यहाँ देख लेते हैं। व्हाइल डीलिंग विद द ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, सीएजी सर्ट सीएजी हैज़ सर्टेन जुडिशियल पावर फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज़ हू वायलेट द लॉ। ऐसा है क्या? नहीं, हमें पता है सीएजी का सिर्फ़ क्या होता है, इनके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होता, कोई प्रोसिक्यूशन पावर नहीं होता। ये ओनली ऑडिटिंग बॉडी है, अकाउंटिंग बॉडी है। इस ऑडिट के रिपोर्ट पे उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन सीएजी के पास कोई ऑडिटिंग पावर नहीं हो, मतलब एक प्रोसिक्यूशन पावर नहीं होता है, ये याद रखना है आपको, जुडिशियल पावर नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। और यहाँ पे ये याद रखना है कि जो यूके का जो सीएजी है, वो उनके पास एक्सचेकर कंट्रोल होता है। वो जितने भी मनी विथड्रॉल होते हैं वहाँ के कॉन्सोलिडेटेड फंड से, उसपे विथड्रॉल होने के पहले उनके पास कंट्रोल होता है। लेकिन इंडिया में क्या है, वो पोस्ट फैक्टो होता है, पोस्ट फैक्टो उनके पास एक्सचेकर कंट्रोल नहीं होता है, ये याद रखना है। बाकी फ्रेंड प्लस पर गाइड होते हैं पीएससी के, याद रखना है। और इतना इनका भी जितने भी इनके रिपोर्ट होते हैं वो पब्लिक, वो जो हमारे प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उसको यूज़ करके बेसिस बना सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है कि इनके पास कोई प्रोसिक्यूशन पावर नहीं होता है, कोई जुडिशियल पावर नहीं होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 10 का क्वेश्चन क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर? गवर्नर्स दिया है, देखिए, गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज टू प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्स एंड ड्यूटी व्हिच मे बी एप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत इन ए पार्टिकुलर स्टेट। हमें पता है ना, इसे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ऐसे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होते हैं। किसमें होता है? आर्टिकल 243 आई, ठीक है, ये 243 आई बना था, तो ये याद रखना है। तो इनका मैंडेट क्या होता है? तो ये गवर्नमेंट, ये जैसे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं, ये गवर्नर की रिपोर्ट देते हैं। उनका फंक्शन यही होता है कि प्रिंसिपल फॉर डिटरमिनिंग द टैक्स एंड ड्यूटी व्हिच में बी एप्रोप्रिएटेड बाय पंचायत। तो जैसे कि स्टेट होते हैं, उसके नीचे थर्ड टियर हमारा होता है ना, 73 74 के बाद आया, तो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी होता है, अर्बन लोकल बॉडी या रूरल लोकल बॉडी, इस तरह से हो गया। तो इनमें जो टैक्स का डिवोल्यूशन कितना होगा, किस कौन-कौन से टैक्स जो होते हैं, इनको खुद ही असाइन कर दिया जाए। तीसरा, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट होगी, इनको किस तरह से ग्रांट एलॉट है, इनका सारा का सारा स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होता है। और हम मेंस में पढ़ेंगे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है ना, बहुत इनइफेक्टिव रहा है। पहले तो समय से फ्रेम नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे कि इनके पास कोई क्या होता है कि इनके पास कोई वो हमारा जो लीगल एक्विपमेंट है वो भी लैकिंग रहता है। इनका फिर रिपोर्ट जो होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है ना, सिर्फ रिकमेंडेटरी होता है। और देखेंगे कि जो स्टेट मतलब गवर्नमेंट होते हैं, मोस्टली इस फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको इफेक्टिव लागू भी नहीं करती है। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है? और ये आर्टिकल आपको याद रखना है, 243 आई, ठीक है, 243 आई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने दे दिया आपको, यहाँ पढ़ सकते हैं। इनका 3 वही मेन 3 फंक्शन होता है। पहला क्या है? प्रिंसिपल किस तरह से गवर्न होगा, किसी यहाँ पे स्टेट से पंचायत के बीच में जो हो जाएगा प्रिंसिपल गवर्नर, और कौन-कौन सा टैक्स उनको खुद ही असाइन कर दिया जाए। तीसरा होता है ग्रांट इन नेट के लिए कौन-कौन सा प्रिंसिपल होगा, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल गवर्निंग नेट पहला होता है प्रिंसिपल गवर्निंग नेट प्रोसेस ऑफ टैक्स। दूसरा हमारा जो डिटरमाइनिंग द टैक्सेस कौन सा उनको खुद ही असाइन कर दिया जाए, जिससे खुद ही वो इफेक्टिवली टैक्स को कलेक्ट कर पाए, रेवेन्यू को मोबिलाइज कर पाए। तीसरा प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड, ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट याद रखना है स्टेट फाइनेंस कमीशन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है?
कैट के बारे में दिया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हमें पता है ट्रिब्यूनल कब सेटअप किए थे, ट्रिब्यूनल कब सेटअप किए गए थे, हमें हमें पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कौन था, वही पार्ट जोड़ा गया था ना, पार्ट 14 ए जोड़ा गया था, हमारे पूरा पूरा पार्ट जोड़ा गया था। ठीक है, ये हमारा इमरजेंसी के समय लाया गया था। उसके बाद 1985 में हमारा कैट का गठन हुआ था। ठीक है, तो इतना सारा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिब्यूनल वही होते हैं ना, ट्रिब्यूनल में होते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, उसमें जुडिशियल मेंबर होते हैं और नॉन जुडिशियल मेंबर भी होते हैं। जो स्पेशलाइज्ड जो स्पेशलाइज्ड जो हमारा ट्रिब्यूनल होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, जैसे जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, इन्वायरमेंटल लॉ होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो इशू होता है उसको देखता है। ठीक है, जुडिशरी के बर्डन को कम करता है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हमारे जुडिशियल हमारे जूरिस्प्रूडेंस में इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इस बैकग्राउंड पे क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज सेट अप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत पहले निकल रहे थे, ये नहीं है। हमें पता है ना कि देखिए 1965 को वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें हम लोगों ने उनको पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। उसी के बाद ताशकंद टीटी हुआ था। ताशकंद टीटी का जो क्या हुआ था कि हम लोग बताया था ना कि हमें कहा जाता है कि हम लोग बैटल में तो वार जीत गए, लेकिन डिप्लोमेटिकली हमारा वहाँ पे एक तरह से तो वहाँ पे सेटबैक था, डिप्लोमेटिकली सेटबैक था। तो उसी से वो प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री साथ उबर नहीं पाए और वहीं पे उनका अनफॉर्चुनेट सरकमस्टांसेस में उनकी डेथ हो गया था। तो हमें याद रखना है। तो वो अब हमें पता है कि ये तो 75 में बना था, तो उस समय तो थे ही नहीं। ये कौन सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, इसमें कौन थे, 1985 में कौन थे, 42nd में तो वो इंदिरा गांधी लाई थी, लेकिन हमारा 85 में कौन थे, 85 में हमारे राजीव गांधी आ गए थे। तो आंसर ये गलत हो जाएगा, याद रखना है। द मेंबर ऑफ द कैट आर ड्रान फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। बिल्कुल, हमने देखा ट्रिब्यूनल में जितने भी मेंबर होते हैं वो बोथ जुडिशियल और नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं। मोस्टली जो सीनियर मोस्ट सिविल सर्विस होते हैं वो उनको लाया जाता है इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू, ओनली टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था हिस्टोरिकली, जो 90 इसमें क्या था, राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, 19 गांधी की सरकार था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हमें पता है ट्रिब्यूनल दो तरह के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एक होता है अदर ट्रिब्यूनल। ठीक है, अदर ट्रिब्यूनल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट सेटअप कर सकता है, अदर ट्रिब्यूनल कौन सेटअप कर सकता है, दोनों पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए आर्टिकल 323 ए और अदर ट्रिब्यूनल के लिए 323 बी है, ये याद रखना है। ये आपको ये प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था और 14th एक पार्ट जोड़ा गया था, ये याद रखना है। और उसमें एक एल चंद्र कुमार केस याद रखना है। एल चंद्र कुमार केस था कि हमें पता है कि हाई इनके जो जो ट्रिब्यूनल होते हैं, स्पेशली जो ट्रिब्यूनल होते हैं, वहां से अपील हाई कोर्ट में करता है। ओरिजिनली इसको मना किया गया था, लेकिन एल चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हाई कोर्ट क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इनके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू हमारा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इनको कर्टेल नहीं किया जा सकता। इसलिए ट्रिब्यूनल से जो हमारा अपील जाता है, कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगेन देखिए, अभी हम लोग सोचते हैं ना इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेट पीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है इस तरह का, लेकिन यूपीएससी भी पहले क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, स्टेट का बहुत फेवरेट होता है, लेकिन यूपीएससी भी पहले पूछता था। तो हमें याद रखना कि आज अब भी फिर से नया ट्रेंड लागू हो सकता है, एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे हैं। तो हमें उस साल का तो नहीं याद रखना है, लेकिन इस साल का हमें याद रखना है कि इस साल मान लीजिए हमारा कोई इंडियन है। आप देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना, ये यूएन की बॉडी है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई इंडियन प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट होता है तो उसको पता होना चाहिए, उसके मेंबर का नाम पता है। हमारे पास अभी सीजीआई कौन है, करेंट सीजीआई कौन है बताइए, जस्टिस सूर्यकांत है। ऐसे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है हमारा भाई, इस समय चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, मिस्टर ज्ञानेश कुमार है। ऐसे अटॉर्नी जनरल कौन है, अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, मिस्टर वेणुगोपाल राव है। इस तरह से आपको उस समय का जो उस साल जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें मोटे मोटे जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस हो गए, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, अटॉर्नी जनरल कौन है, हमारा कहेगा उसमें कौन है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये सब उस समय आपको पढ़ के जाना चाहिए। और कोई भी डिग्नेटरी अगर हम किसी यूएन की बॉडी में चेयरमैन बनाएगी इंडिया से, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के स्टेट पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इस साल के लिए इसलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आपको पता होना चाहिए, जिस साल एग्जाम दे रहे हैं उस सब ये सब चेयरमैन वगैरह एक बार, और ऐसा ही रटना नहीं है, जैसे यूपीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बार याद करें, अच्छा एक बार देख ले अच्छा उसके चेयरमैन कौन है। अटॉर्नी जनरल के बारे में देख लिए तो हमें पता है कि इतने सारे प्रोविजन पढ़ने के बाद एक बार थोड़ा वो फैक्ट भी देखना है करंट में कौन से हम, है ना। तो हमें आज कर रहे हैं यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के साथ साथ करंट के भी लिंक कर दे रहा है कि स्टेटमेंट दे देगा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। इस साल के लिए ये रिलेवेंट नहीं है, उस साल के लिए रिलेवेंट था, क्योंकि क्योंकि उस समय ये सब थे, लेकिन अभी जो करंट के हैं उसको जानना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए वही स्टेटमेंट पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन कि उस समय फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, 10th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए ऐसा नहीं कि कोई रैंडम उठा के पूछ दिया कि आपको पूछ दिया है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन थे, मिनिस्टर ऑफ वो नहीं नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उनके चेयरमैन वगैरह के बारे में पूछता है, उसके मेंबर भी नहीं पूछता है, चेयरमैन वगैरह का पूछता है, ठीक है? तो याद रखिए। तो हमें पता है 10th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे केसी पंत थे, बिल्कुल ठीक है। एएम खुसरो कौन थे? एएम खुसरो हमारे 11th फाइनेंस कमीशन के चेयर थे, यूपीएससी के चेयरमैन नहीं थे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नॉट करेक्टली पूछा है, ठीक है? नॉट करेक्टली पूछा है। आरसी लोहाती, ठीक है, ये सीजीआई रह चुके हैं पहले। हमें भी नहीं पता था, लेकिन ठीक है, ये सब जानना नहीं, कि करंट का जरूर जानना है, ठीक है? करंट का जरूर जानना है। तो इस तरह क्वेश्चन देखिए आते हैं यूपीएससी में। ये 2007 का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे कि प्रिपरेशन के समय सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट ही जानना है, हमें फैक्चुअल भी जानना है, और यूपीएससी देख रहे हैं फिर से नया ट्रेंड आ रहा है, उसका फैक्चुअल भी पूछ रहे हैं वो, ठीक है? कृष्णमूर्ति भी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं पहले, हमें याद है, ठीक है? तो हमें पता है, और ऐसे भी हमने बताया कि आपको 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन याद होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, हमारे कैग इस समय कौन है, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है, इसका आपको चीजें पता होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी नॉट नॉट परफॉर्म बाय द सीएजी, ठीक है? फिर वही आ गया, देखिए सारे चार स्टेटमेंट दिए, तीन फंक्शन तो परफॉर्म करता है, एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, तो याद रखना है। तो देखते हैं क्या है। इस तरह के स्टेटमेंट बहुत बेस्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? तो हमेशा याद रखें, जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो आग बनकर के पहले रिकॉल करें, सीएजी का पॉइंट क्या देखा था हमने, आर्टिकल 148 में देखा था। ये हमारे पास कंट्रोलर फंक्शन नहीं होता, इसके बाद ऑडिटर फंक्शन होता है, कोई जुडिशियल पावर नहीं होता है। इसके जो जो रिपोर्ट होते हैं पब्लिक फाइनेंस कमिटी, जो फाइनेंस कमेटी होती है वो देखती है, ठीक है? इसके पास पोस्ट फैक्टो उसके पास वो अकाउंटिंग होता है। तो हमारे पास सीएफआई से मनी निकालने से पहले इसके पास कोई एक्सचेकर का कंट्रोल नहीं होता। इस बैकग्राउंड में आप क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द सीएफआई, इसका मतलब इसका फंक्शन ही मेन है, ऑडिट एंड रिपोर्ट और ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द सीएफआई। टू ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट, ये बिल्कुल ठीक है, यही सारे तीनों अकाउंट तो करता है, ये जान के तीनों कंटीजेंसी, सीएफआई और पब्लिक अकाउंट तीनों करता है। टू ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल किसका होता है? ये पीएसयू वगैरह का होता है, ये सारा का सारा ये करता ही है। टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी, देखिए यही होगा, टू कंट्रोल द रिसिप्ट, मनी आने से पहले सीएफआई में ऐसा होता है क्या? हमें नहीं होता है। इंश्योर दैट पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज्ड इन द एक्सचेकर, देखिए कोई एक्सचेकर कंट्रोल नहीं होता, तुम्हें याद रखना है। देखिए 2001 का जो क्वेश्चन किया होता है, आगे देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे से रीड कर पाता है, इसलिए स्टेट यूपीएससी क्वेश्चन को पीवाईक्यू को एक 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 स्टेटमेंट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इस स्टेटमेंट को आगे फिर किसी स्टेटमेंट में दे देंगे, ठीक है? तो देखिए यही स्टेटमेंट था, पीछे हमने देखा था क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है? डी ऑप्शन, ठीक है? तो हमने देखा है। और यूके में तो है, देखिए अगर कंपेयर, जैसे हमारे बेस में एक टॉपिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होते हैं मोस्टली, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होते हैं उसको जहाँ से लिया गया था वहां से कुछ हमने मॉडिफाई करके इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, उसको थोड़ा सा कंपेयर भी जानना है, ठीक है? तो यूके में था कि यूके में है कि एक्सचेकर कंट्रोल होता है, इंडिया में नहीं होता है, ये है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई इनका पास कोई ओनली आफ्टर द एक्सपेंडिचर हैव बीन ऑलरेडी टेकन, इसके पास पोस्ट फैक्टो होता है, पोस्ट फैक्टो कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है इसके पास पोस्ट फैक्टो ऑपरेशन होता है। इसलिए कंट्रोलर का फंक्शन इसके पास नहीं हो बचा है, सिर्फ ऑडिटर का फंक्शन बचा है इसके पास, ठीक है? तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 2000 का क्वेश्चन क्या है? करेक्ट क्वेश्चन, देखिए चार स्टेटमेंट, देखिए उस साल उस समय भी इस तरह चार चार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते थे, ठीक है? क्या हुआ है? अगेन अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन है, ठीक है? क्या है? हमने पता है ना आर्टिकल 76, ठीक है? प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं, ठीक है? हाईएस्ट लॉ अफसर होते हैं, इनके जो ये कौन होते हैं? इनको इनकी उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लायक होते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको, इन क्वालिफिकेशन भी याद रखना है, ठीक है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और अपॉइंट भी वही करते हैं, बिल्कुल। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज द रिक्वायर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। क्या है रिक्वायरमेंट? क्या होता है? 5 साल के लिए कहीं जज रहे हो, 10 साल के लिए कोई एडवोकेट रहे हो, या कोई इमिनेंट जूरिस्ट हो, इमिनेंट जूरिस्ट हो, ये तीन क्वालिफिकेशन है, आपको पता होना चाहिए। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो मेंबर नहीं होते हैं। ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, भाई इनके के लिए इम्पीचमेंट वगैरह कोई प्रावधान नहीं है, ये प्रेसिडेंट के खाली प्रसाद पर्यंत है ना, बोलते हैं कि प्लेजर ऑफ द वो प्रेसिडेंट के, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं, इनको इम्पीचमेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन एंड टू।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, हमने दे दिया है इसको, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, अगेन फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या देखा था हमने, प्राइमरी फंक्शन तीन होता है, एक होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड, ठीक है। एक अदर भी जो टर्म रेफरेंस में दिया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, वो दिखा। इस बैकग्राउंड में क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल स्टेट, ये बिल्कुल मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो यही तो मेन फंक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल डिवोल्यूशन, ठीक है। प्रिपेयरिंग द एनुअल बजट, ये कौन करता है? हमें पता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रेरोगेटिव होता है कि बजट को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये फाइनेंस कमीशन का रोल नहीं होता है इसमें। और फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए देता है, बजट तो 1 साल का होता है। एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, प्रेसिडेंट के लिए कोई फाइनेंस मिनिस्टर पे कोई एडवाइजर तो है नहीं हमारे पास, पता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है। ये किस लिए होते हैं? प्राइम मिनिस्टर को एडवाइजर करने के लिए, फाइनेंस कमिश्नर का एडवाइजर नहीं होता है, याद याद रखिए। और एलोकेट फंड टू द वेरियस मिनिस्ट्री टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये कौन करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है भाई, लाइन मिनिस्ट्री करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पावर दिया गया। पहले पता है ना कि जो प्लानिंग कमीशन था, उसके पास भी कुछ फंड एलोकेशन पावर थे, लेकिन जो नीति आयोग बना है उसके पास ये फंड एलोकेशन पावर नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो ये लाइन मिनिस्ट्री का काम है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। आगे बढ़ते हैं। 1996 का क्वेश्चन है, क्या दिया? एसेशन रीजन दिया है। देखिए एसेशन रीजन जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें कॉज एंड इफेक्ट बताते हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है तो क्यों ठीक है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? इसमें बीच में बिकॉज लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो आंसर ठीक निकल जाएगा। द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल ठीक है। हमने देखा था पिछले फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन में देखा था कि जो माइनॉरिटी है वो नॉट डिफाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफिनेशन का जो आर्टिकल है 366 में, उसमें डिफाइन नहीं किया गया है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजन हमने देखा था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी डिफाइन नहीं है, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। और हमने देखा था वो भी कि हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिफाइन नहीं है। इस क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो इस टर्म में डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। पॉलिटिकल पार्टी डिफाइन नहीं है, इस तरह से टर्म मेंशन है लेकिन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? दूसरा, अच्छा पहला स्टेटमेंट है, दूसरा क्या दिया? द रीजन क्या है? द माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल ठीक है। माइनॉरिटी कमीशन तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। माइनॉरिटी कमीशन एक एक्ट से पास हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ठीक है, लेकिन इसमें कोई काज इफेक्ट होता है क्या? इन दोनों का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और दोनों में कोई काज इफेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है और दोनों लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है इस तरह का, जब भी दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं तो ये बहुत सारे बच्चों को मार्क करने में गलत हो, मतलब ये दिक्कत होती है। तो यहाँ की काज और इफेक्ट स्टेब्लिश करके पढ़ना है, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंटली सही है लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। पहले हमने लेक्चर कंप्लीट किया और फटाफट मोटा-मोटा फिर से रिवाइज कर लेते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, ठीक है? तो हमने पता था इसे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन होता है? जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में ज़िक्र होता है डायरेक्टली किसी आर्टिकल से, वो अपना पावर डिराइव करते हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी को होता है जो पार्लियामेंट के एक्ट से पास होते हैं, ठीक है? और हमने देखा था जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी होते हैं जो किसी एग्जीक्यूटिव के रिज़ॉल्यूशन से पास होते हैं। जैसे हमने बताया था नीति आयोग हो गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह देखा हमने, ठीक है? तो याद रखना है। अब देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का वही होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब यही होता है। फिर हमें पता है इलेक्शन कमीशन में पिछले इलेक्शन में पढ़ चुके हैं, या क्या है ये सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल के लिए, फ्री फायर इलेक्शन के लिए इंडिया में एक सुप्रीम हमारी बॉडी है जिसको आर्टिकल 25 के टी 24 के द्वारा पावर मिलता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास सीएजी हमने देखा था, सीएजी क्या है? हमारा 148 में है। और हमारे पास इसके पास कंट्रोलर फंक्शन तो नहीं है, ऑडिटर फंक्शन है। ये पोस्ट फैक्टो ऑपरेशन करता है। ये कोई भी एक्सचेकर कंट्रोल इस पे नहीं होता। तो ये हमने सीएजी के बारे में देखा था। और हमें पता है फाइनेंस कमीशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अंडर आर्टिकल 280 प्रेसिडेंट करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं। और हमें पता है 3 फंक्शन होता है, वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है ना, ग्रांट इन एड का फार्मूला, और भी अदर टर्म है प्रेफरेंस जो प्रेसिडेंट करते हैं। और हमें पता है कि ये जो इनका ये एडवाइजरी नेचर होता है, इनका बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट जो होती है उसको एक्सेप्ट करती है। और उसके रिकमेंडेशन पे जो भी एक्शन टेक रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में रखना होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको।
और हमें पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में पता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री में होता है, इनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है। ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट्स के से पद ग्रहण करते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है जब गवर्नमेंट रिजाइन करती है तो वो भी रिजाइन कर देते हैं, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इनका पास फाउंडेशन नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इनके पास भी हमने बताया था कि ये एजीआई जो होते हैं इनके पास सारे पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग में भाग लेने का हक होता है। कमेटी में भी मेंबर बन सकते हैं, लेकिन वोटिंग का पावर नहीं होता हमेशा, ठीक है, तो याद रखना है। और हमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमें याद रखना है यूपीएससी का जो आगे भी देखेंगे आर्टिकल 315 से 323 के बारे में दिखा दिया है। इसको बोलते हैं ना यूपीएससी क्या है, ये वॉच डॉग ऑफ मेरिटोक्रेसी है ना, वॉच डॉग ऑफ मेरिटोक्रेसी इन इंडिया है ना, वॉच डॉग मेरिट वॉच डॉग बोलते हैं इसको, वॉच डॉग बोला जाता है, ठीक है। और क्या है ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एक तरह से रिक्रूटमेंट के लिए एडवाइजरी फंक्शन भी रोल करता है, ठीक है? ये भी याद रखना है आपको, ठीक है? और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो भी उसी एक्ट से जो होता है, ठीक है? याद रखना है। और स्टेट गवर्नमेंट में जो सर्विस के लिए इन्वॉल्वमेंट के लिए होता है। और लेकिन जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं, 2 या 2 मोस्टली डिफरेंट के लिए बनता है। ये बताए जॉइंट पार्लियामेंट्री जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होते हैं। वो क्यों पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य हैं आपस में एक बता दें कि हमारे लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास अभी हमने देखा था, ठीक है? तब इसलिए आपको आर्टिकल याद रखना है, ये तीनों के तीनों लगभग मोर और लेस सिमिलर प्रोविजन है। ये एससी को प्रमोट करने के लिए प्रिजर्व करने के लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड है एसटी के लिए, और ये नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास के लिए। आर्टिकल 338, 338 ए, 338 बी याद रखना है। एनसीबीसी में 10 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है। क्यों? क्योंकि पहले ही स्टैट्यूटरी था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है, ठीक है? ये याद रखना है आपको। और हमें पता है ये देखिए एकमात्र जो लैंग्वेज कमीशन पार्लियामेंट्री कमीशन एकमात्र जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है जो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा है यही है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ठीक है? ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी भी होता है, आर्टिकल 344 में है, ये याद रखना है आपको। इतने सारे जितने भी प्रोविजन दिए गए ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, तो आपको याद रखना है इस पे, ठीक है? और ये सारे के आर्टिकल भी आपको आप याद रखेंगे, आर्टिकल जब याद रखेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन में आप कोट कर सकते हैं हमारा को आर्टिकल, तो आपको देखेंगे 1 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलता है। और ऐसे भी जब भी रिवाइज़ करें तो मोटा-मोटा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, उसके आपको उसके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है? अभी हमने देखा था ऐसे भी एक हमारा छूट गया, 263 हमने पढ़ा था, कौन-सा पढ़ा था? इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ा था, हमने बताया था ना ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, और ये हमारा सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है? ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो ये इस तरह के कोई जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है कि हम आप देख रहे हैं कि अभी क्या हुआ कि जो इंक्लूसिव ये होता है ना हमें कंपैरेटिव करके क्वेश्चन पूछता है। 3 स्टेट में 4 स्टेट में देगा तो 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल दे देगा, 2 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दे देगा। तो हमें इस तरह से है, तो हमें हमें कंपेयर करके पढ़ना है, कौन सा स्टैट्यूटरी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और उसके बाद हमें आर्टिकल का एग्जैक्ट नंबर भी पता है कि फाइनेंस कमीशन 280 में है, 148 में हमारा सीएजी है, 76 में हमारा अटॉर्नी जनरल है। इस तरह से हमें याद होना चाहिए, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है आपको याद होना चाहिए, ठीक है? और हमें पता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है और रिमूवल कैसे होते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? चीफ इलेक्शन कमीशन का हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इनको सुप्रीम कोर्ट जजेस जैसा रिमूव किया जाता है। लेकिन है ना अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किए जाते हैं। इस तरह से ऐसे यूपीएससी के चेयरमैन वगैरह को, है ना, सीएजी वगैरह को, इनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और हमें पता है कि उनका एक्चुअल फंक्शन कैसे हो रहा है, जैसे कि सीएजी पे में क्या इशू पड़ रहा है, यूपीएससी चेयरमैन देखिए हमें पता कुछ दिन पहले यूपीएससी चेयरमैन रिजाइन किए थे, यूपीएससी से भी बहुत सारे आप देखते हैं बहुत सारे फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, बहुत सारे जैसे अभी ये देखिए एक बहुत आया है कि जो ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट है, बहुत सारे बच्चे इसके मिसयूज करके है ना, बहुत सारे जैसे कहा जाता है ना एथिक्स वगैरह पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अनएथिकल कंडक्ट द्वारा यूपीएससी में पहुंच रहे हैं, ठीक है? ये सब भी जानना है। अब इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट आया, आप सर्च कर सकते हैं किस तरह से जो फेक सर्टिफिकेट बन रहा है ना, बहुत सारे अच्छे बच्चे बहुत कॉर्पोरेट से मतलब बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल से भी पढ़े हुए हैं, बहुत फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से भी आते हैं, लेकिन देखेंगे वो वो हमारा क्या बोलते हैं ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वगैरह से उनका सर्टिफिकेट लेके उन्हें वो सर्विस एलोकेशन हुआ है। इस तरह कुछ इश्यू है जैसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन है, तो सीएजी में हमने देखा था कि एक्सचेकर कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे इस पे भी क्वेश्चन आता है, वो मतलब बहुत सारे इश्यू चल रहा है। तो एक्चुअल में जो प्रैक्टिस होती है ना, उनपे जो इश्यू चल रहा है, उनका जो सॉल्यूशन वो भी याद रखना है आपको, ठीक है? और हमें मोस्टली क्या होता है, इनका जो एडवाइजरी फंक्शन होता है, बॉन्डिंग पावर क्या-क्या होता है, पता होना चाहिए, ठीक है?
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगले लेक्चर में जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसमें पता है नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ना, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, और भी जितने भी बॉडी है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसको पढ़ेंगे और उसको भी यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन द्वारा कवर करेंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें यूपीएससी की पॉलिटी के सिलेबस को हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के द्वारा कवर कर रहे हैं। लगभग 30 साल के हम पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन के पीछे का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, और हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर शेयर करिए, ठीक है। जिसको भी इस तरह के लेक्चर की जरूरत है शेयर करिए, ठीक है। और इस टेलीग्राम वगैरह को ज्वाइन कर लीजिए, हम पीपीटी वगैरह फ्यूचर के लेक्चर प्लान को वगैरह पे यहाँ पे शेयर कर देंगे, ठीक। काइंडली कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।